आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिफ़िकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो देयर आर टू डिफ़िकल्टीज, एक थेरेटिकल डिफ़िकल्टीज है और दूसरा जो है प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज है। हियर इट इज़ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज, हियर इज़ थेरेटिकल डिफ़िकल्टीज। थेरेटिकल को हम लोग कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज बोलते हैं और थेरेटिकल को हम लोग स्टैटिकल डिफ़िकल्टीज बोलते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन, मतलब या तो थेरेटिकल या तो प्रैक्टिकल, दोनों में से कोई एक पूछेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ये टॉपिक आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके वेटेज के हिसाब से इसमें से लॉन्ग आंसर्स के लिए पूछ सकता है व्हाट आर द डिफिकल्टीज, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और थेरेटिकल डिफिकल्टीज ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। उससे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा, मेरा जो फर्स्ट वीडियो, सेकंड और थर्ड 3 वीडियो है जिसमें मैंने अलग अलग टॉपिक्स को, नेशनल इनकम को, मेथड्स को एक्सप्लेन किया, फीचर्स को एक्सप्लेन किया, कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है, तो वो आप देख लीजिए। फिर उसके बाद ये देखिए, आपके जो बेसिक कंसेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे ताकि आप ये सारे पॉइंट्स को कोरिलेट कर पाओगे, है ना। सो पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर यहाँ पे आई बटन में आपको आ रहा होगा राइट साइड में, वो क्लिक करके आप जाके देख सकते हो। ठीक है, नेशनल इनकम का स्पेसिफिकली। ओके, अब ये सारे टॉपिक्स का मैंने नोट्स भी बनाया है, तो ये नोट्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये देख सकते हो कि ये डिफिकल्टीज मेजरिंग नेशनल इनकम में एक थेरेटिकल डिफिकल्टीज है, दूसरा प्रैक्टिकल है जिसको स्टैटिकल डिफिकल्टीज बोलते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है और इसमें कुछ पॉइंट्स है, लेकिन अपने को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि जब भी अपन नेशनल इनकम मेजरमेंट करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। वो डिफिकल्टीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक थेरेटिकल में डिवाइड किया, एक प्रैक्टिकल में। तो इसी वे में अपन समझते हैं, पहले क्या थेरेटिकल समझते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिकल स्टडी करेंगे। ओके, पहला जो डिफिकल्टीज है वो है ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट मतलब एक ऐसा पेमेंट जैसे वन साइड पेमेंट होता है बेसिकली, एक तरीके का। जैसे मान लीजिए कि आपने डोनेशन दिया है, ठीक है, या आपको डोनेशन मिला है, ठीक है, तो वन साइड पेमेंट हो गया बेसिकली। स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दिया गया है, या फिर ओल्ड एज पेंशन है, ठीक है, जो वन साइड पेमेंट होता है, ठीक है, जिसका कुछ रिटर्न नहीं होता है बेसिकली। आपने किसी को गिफ्ट दे दिया है तो वो क्या हो गया, ट्रांसफर पेमेंट हो गया। तो जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है तो जो भी ट्रांसफर इनकम होते हैं, चाहे वो गिफ्ट्स हो चाहे वो डोनेशन हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं, ऐड नहीं की जाती है नेशनल इनकम में। तो इससे ये होता है कि नेशनल इनकम का जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमको एक्यूरेट फिगर नहीं मिलता है। तो ये एक प्रॉब्लम है नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल्स गेट द पेंशन, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा। आप यहाँ पे डोनेशन भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे गिफ्ट्स भी लिख सकते हो, बट वेदर दीज ट्रांसफर पेमेंट शुड बी इंक्लूड, अगर ये इंक्लूड भी कर दिया जाता है या तो नहीं भी इंक्लूड किया जाए तो भी ये क्या है, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। क्या है ये, बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम, मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, नेशनल इकोनॉमिक्स मतलब नेशनल इनकम मेजरमेंट करने के लिए। ऑन वन हैंड दे आर पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इनकम, और दूसरे हैंड में क्या है, दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक जन के लिए इनकम है, दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर है, हैज दिस ट्रांसफर पेमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, इसलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर पेमेंट। दूसरा पॉइंट है दैट इज इलीगल इनकम। सो यू नो बेटर व्हाट इज इलीगल इनकम, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, थेफ्ट, स्मगलिंग एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, इलीगल इनकम है। ये सब क्या है, इलीगल इनकम, गलत तरीके से कमाए हुए पैसे। तो जो इलीगल इनकम्स होते हैं दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, सो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ, राइट, थेरेटिकल प्रॉब्लम है। अनपेड सर्विस, मतलब ऐसी सर्विस जिसका पेमेंट नहीं होता हो, वो क्या होता है, अनपेड सर्विस। आपने अपने दोस्त का हेल्प कर दिया, अब जब हेल्प किया मतलब आपने सर्विस दी अपने दोस्त को, तो वो तो ऐड होना चाहिए नेशनल इनकम में, लेकिन वो तो आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, यस, आपका दोस्त आपको पेमेंट नहीं कर रहा, तो वो अनपेड सर्विस हो गया। हाउस वाइफ है, वो दिन भर घर में काम करते, ठीक है, घर में खाना बनाते, पोछा लगाते हैं ना, बाकी सारे काम करते, बच्चे का केयर करते, तो वो क्या हो गया, सर्विस दे रहे, तो उसका पेमेंट हो रहा है क्या, नहीं, तो वो क्या हो गया, अनपेड सर्विस हो गया। ऐसी सर्विस जो अनपेड होती है तो वो क्या होती है, नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं की जाती है, ठीक है। और ये एक जो है एक प्रॉब्लम है हमारे नेशनल इनकम मेजरमेंट करने का, क्योंकि इकोनॉमिक्स बोलता है कि जो भी सर्विस दी जाती है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, है ना। जैसे आप गुड्स खरीदते हो उसके बदले पेमेंट करते हो, तो सर्विस दे रहे हो तो उसका बदले कुछ ना कुछ पेमेंट होना चाहिए, बट दो सर्विस विच आर अनपेड, तो ये क्या है, नेशनल इनकम मेजरमेंट करने के लिए प्रॉब्लम। फॉर द पर्पस ऑफ
कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ओनली पैड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड, मतलब जो पेड किए जाते हैं, जो पेमेंट हो रहा है जिसका, वही सारे सर्विसेज और गुड्स का क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है. हाउएवर देयर इज अ नंबर ऑफ अनपेड सर्विस, बहुत सारे नंबर ऑफ अनपेड, जैसे मान लीजिए कि आर नॉट अकाउंटेड फॉर एन इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता है जो अनपेड सर्विस होते हैं. फॉर एग्जांपल सर्विस ऑफ हाउस वाइफ, सर्विस ऑफ प्रोवाइडेड आउट ऑफ लव, अफेक्शन, मर्सी, सिंपैथी, चैरिटी एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसका ये अनपेड सर्विस है. ठीक है, आप किसी का हेल्प कर देते हो, ठीक है, आप किसी पे दया करते हो, ठीक है, आपने किसी का हेल्प कर दिया मजबूर किसी इंसान को, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, जो अनपेड सर्विस है. ठीक है, तो वो क्या होता है, इसका ऐड ही नहीं होता क्योंकि इसमें पेमेंट नहीं कर रहे हो आप. ठीक है, अपने दोस्तों को जो है हेल्प कर रहे हो आप, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसकी आप हेल्प कर रहे हो. सो दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड, लिखे ना क्लियरली, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. सो दैट बिकम दी प्रॉब्लम, है ना. तो ये क्या होता है, थेरेटिकल प्रॉब्लम है. फोर्थ इज सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. अभी जो गांव में फार्मर होते हैं, आपके गांव अगर, ठीक है, आपके घर में आपकी ज़मीन होगी गांव में, ठीक है, अब वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, तो अब जो प्रोडक्शन करते हैं वो सेल्फ के लिए करते हैं. ठीक है, अब वो जब तक प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं आएगा, जब तक वो फैक्ट्री में नहीं आएगा प्रोसेस होने के लिए, उससे ब्रेड बनेगा बाकी दूसरा प्रोडक्ट, तब तक उसका काउंट तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में आए नहीं. तो जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन किया जाता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है. क्यों? क्योंकि उसको काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है. तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करता है, गेस्ट वर्क करता है ना. तो लिखा है द प्रोडक्ट्स केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन by the farmers and other allied producers do not enter in the market. वो मार्केट में आता ही नहीं है प्रोडक्ट, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपने रख लिया है. तो इसके लिए क्या होता है कि उसका एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, अकाउंट उसका है ही नहीं, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा ही नहीं. सो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर द मेजरिंग नेशनल इनकम. इनकम ऑफ फॉरेन फॉर्म, अब जो इनकम है फॉरेन फॉर्म का, वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में. अब मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बाहर की कंपनी है जो इंडिया में रन करती है, ठीक है, अब वो जो प्रॉफिट अर्न करती है, क्या वो प्रॉफिट यहाँ पे रखेगी? नहीं, ही विल टेक दैट प्रॉफिट टू इन देयर कंट्री. लेकिन वो अपने कंट्रीज में प्रॉफिट लेके जाएगी, है ना, शेयर करेगी. तो वो क्या होता है कि उसका एक अकाउंट जो है, अब कैलकुलेट तो होता है जीडीपी में, लेकिन जीएनपी में नहीं होता, इंक्लूड एक्सक्लूड कर दिया जाता है. तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी नहीं होता है. सो दैट बिकम द प्रॉब्लम. तो ये थेरेटिकल प्रॉब्लम हो जाता है. According to the IMF, that is International Monetary Fund, income of a foreign firm should be included in the national income of the country. मतलब जो नेशनल इनकम है वो कंट्री के अंदर ऐड होना चाहिए, वेयर द फर्म एक्चुअली अंडरटेक द प्रोडक्शन वर्क. जहाँ पे वो प्रोडक्शन वर्क करता है उस कंट्री में क्या होना चाहिए, वो ऐड होना चाहिए. बट इन द सम केसेस वो ऐड नहीं होता है, तो वो क्या होता है कि एक मेजर प्रॉब्लम है. अकॉर्डिंग टू द IMF viewpoint, the income of the foreign firm should be included in the national income of the country where the firm undertake the production work. However, profit earned by the foreign firm are credited to their parent concern. मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि जो इनकम अर्न करता है कंपनी, वो क्या करता है, अपने कंट्री में ट्रांसफर करता है. सो दैट बिकम द प्रॉब्लम, और वो थेरेटिकल प्रॉब्लम है हमारे कंट्रीज का नेशनल इनकम मेजरिंग करने का. वैल्यूएशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज. अब गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो वो सारे सर्विसेज को वैल्यूएशन, मतलब उसकी वैल्यू एक्चुअल फाइंड आउट करना बिकम वेरी डिफिकल्ट. जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सर्विस सच एज लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस एक्सेट्रा, ये बहुत सारी सर्विसेज हैं. द कैलकुलेशन ऑफ दिस सर्विस एट मार्केट प्राइस इट्स डिफ़िकल्ट. अब ये मार्केट प्राइस पे क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो चीपर होते हैं और कम प्राइस में दिया जाता है सोसाइटीज़ को. तो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना विल नॉट बी पॉसिबल. तो वो उसमें एक्चुअल मार्केट वैल्यू नहीं पता चलेगा, एज द रियल वैल्यू ऑफ दिस सर्विस इज नॉट नोन. मतलब ये जो वैल्यूज़ होते हैं उनके बहुत कम प्राइस में होते हैं, तो उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं कैलकुलेट कर सकता है. तो ये क्या डिफ़िकल्ट बन जाता है थेरेटिकल्स. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. इसके लिए पब्लिक गुड्स क्या होता है, हमेशा सबके लिए होता है, दैट इज कॉमन फॉर एवरीवन. इट्स चीपर एज कम्पेयर टू प्राइवेट. तो इसके लिए उसका वैल्यू कैलकुलेट करना, मार्केट वैल्यू, इट बिकम डिफिकल्ट. ठीक है. चेंजिंग द प्राइस लेवल. अब चेंजिंग प्राइस लेवल क्या होता है कि मार्केट के अंदर अगर प्राइस चेंज होता है, ठीक है, अप्स एंड डाउन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एसेट्स की वैल्यू है वो भी क्या होती है, कम ज़्यादा होती है.
उससे नेशनल इनकम भी क्या होता है, कम ज़्यादा होता है। तो अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया तो नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्राइस कम हो गया तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से हमारा जो नेशनल इनकम का वैल्यू है वो क्या होता है, डिफर होता है, एक्चुअल नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर लेता है, कभी बहुत कम कैलकुलेट कर लेता है, राइट, कभी प्रोडक्शन प्रोसेस में। So difficulties in calculating national income is also arise changing the price level. For example, when the price level rise, जब price level बढ़ता है, ठीक है, the national income may show the increase in though productions may be decrease. अगर प्रोडक्शन कम भी हो रहा है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो भी क्या दिखाएगा, नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या गलत है ना, प्रोडक्शन जब ज़्यादा होना चाहिए, जब ज़्यादा होगा तब प्राइस ज़्यादा है, तब वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करेगा तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे क्या प्राइस ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, तो अपने लिए क्या नुकसान है, तो ये अपने लिए प्रॉब्लम है। ऑल्सो व्हेन द प्राइस फॉल, जब प्राइस कम होता है, नेशनल इनकम में शो द डिक्रीज इवन दो देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर भी जो है प्राइस कम होने की वजह से अपना नेशनल इनकम कम दिख रहा है, जो कि एक्चुअल में क्या है, प्रॉब्लम है, डिफिकल्टीज है। तो दीज आर दी थेरेटिकल डिफिकल्टीज। आप मेरा नोट्स भी रेफर कर सकते हो जो काफ़ी इजी है कंपैरेटिवली, ठीक है, बुक से। थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना वो मैंने ऐड कर दिया ताकि एक बेसिक स्टूडेंट को, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल्स और स्टैटिकल डिफिकल्टीज। पहला जो प्रॉब्लम है दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सो आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन, डबल काउंटिंग क्या, 2 बार काउंट हो जाता है, ठीक है। अब एक इन्वेंट्री मान लीजिए कि 4 प्रोसेस है, अब फर्स्ट प्रोसेस पे ऐड हो गया है, लास्ट प्रोसेस में भी ऐड हो गया, तो 2-3 बार ऐड हो गया, ठीक है। मतलब जो एक बार गेहूं का प्राइस ऐड कर दिया, एक बार फ्लोर का प्राइस ऐड कर दिया, और लास्ट में फिर फाइनल प्राइस के अंदर भी अलग से ऐड कर दिया, तो इट बिकम 3 टाइम्स, वो 3 बार काउंट हो गया, तो डबल काउंटिंग हो जाता है, वैसा प्रॉब्लम उसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। तो यहाँ पे लिखा था ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज डबल काउंटिंग। इट अराइज फ्रॉम द फेलियर ऑफ डिस्टिंग्विश प्रॉपरली बिटवीन द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। और जब अपन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंशिएट सही से नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, फ्लोर इज यूज फॉर अ बेकरी इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड दैट इज हाउ फॉर हाउस होल्ड इज फाइनल गुड्स, है ना। अभी एक इंडिविजुअल जो यूज़ कर रहा है आटा, वो घर के लिए तो वो फाइनल गुड्स हो गया, लेकिन वही सेम आटा बेकरी के लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। सो इट बिकम डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। दूसरा जो पॉइंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइजेशन सेक्टर्स इन इंडिया, स्पेशली इन रूरल एरियाज, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइजेशन सेक्टर्स। मतलब दोज विच इज नॉट मोनेटाइज, कॉमर्शलाइज नहीं किया गया, ठीक है, नॉट फॉर मेक फॉर प्रॉफिट, मतलब वो ऐसा प्रॉफिटाइज नहीं किया गया, ठीक है, प्राइवेटाइज नहीं बेसिकली किया, जहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट का नहीं होता है, तो वो नॉन मोनेटाइज होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर स्टिल बीइंग अ सब्सटेंस दैट इज, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मात्र जीवन निर्वाह जो होता है, फार्मिंग अ मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शंस इज पार्टली एक्सचेंज फॉर गुड्स फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब वहाँ के जो प्रोडक्शन होते हैं वो मनी के बदले एक्सचेंज नहीं, गुड्स बार्टर सिस्टम जहाँ पे आ जाता है, ठीक है, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होता है, तो एक गुड्स दूसरे गुड्स से एक्सचेंज करता है। इट एक्सक्लूड वाइल काउंटिंग नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसके अंदर एक्सक्लूड किया जाता है। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिखा है कि इन द इंडिया स्पेशली रूरल एरियाज देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइजेशन सेक्टर्स। नॉन मोनेटाइजेशन सेक्टर दैट मीन्स नॉट मोनेटाइज, कॉमर्शलाइज नहीं है, जहाँ पे मनी एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बहुत कम होता है, जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होता है। एग्रीकल्चर इज स्टिल बीइंग द नेचर ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग एंड मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इज पार्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे अदर गुड्स एंड सर्विसेज क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड इज इनएडुकेट एंड अनरिलायबल डेटा। अब ये इनएडुकेट और अनरिलायबल डेटा मतलब जो भी डेटा अवेलेबल है वो गलत या उतना सही नहीं है, और जितना है वो जितना ज़रूरत है उतना अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इनएडुकेट मतलब जितना ज़रूरत है उतना अवेलेबल नहीं है, और जो डेटा अवेलेबल है वो सही उतना सही नहीं है, तो वो अनरिलायबल डेटा हो जाता है, इनएडुकेट डेटा हो जाता है। अभी जो डेटा होता है वो इन्फॉर्मेशन होता है। अब गवर्नमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, डेटा जो चाहिए वो डेटा उतना अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है वो एक्यूरेट नहीं है, तो नेशनल इनकम भी क्या होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। सो दैट इज बिकम द प्रॉब्लम ऑफ द मेजरिंग नेशनल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड बताया, बाकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर्स होते हैं वो सेक्टर्स में, वो सारे सेक्टर्स का जो है ऐड उतना अवेलेबल डेटा नहीं है, तो इसके लिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि दे आर नॉन मोनेटाइज्ड। डेप्रिसिएशन, अब ये जो डेप्रिसिएशन है इसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। अब मान लीजिए कि आपने
जो कैपिटल है उसको 10% से डिप्रिशिएट किया आपने, 15% से डिप्रिशिएट किया, लेकिन देयर इज नो स्टैंडर्ड रूल, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, कभी आपने ज़्यादा कर दिया, कभी आपने कम कर दिया। सो इसकी वजह से नेशनल इनकम भी क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। सो नाउ डेप्रिसिएशन रिफर्स टू वेयर एंड टीयर ऑफ कैपिटल एसेट बेसिकली रिड्यूस होना ड्यू टू देयर यूज़। जब अपन प्रोडक्शन प्रोसेस को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम नहीं होती, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। देयर इज़ नो यूनिफॉर्म, क्या देयर इज़ नो यूनिफॉर्म और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशंस अप्लीकेबल टू द वेरियस कैपिटल एसेट। कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है डेप्रिसिएट का, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि एक प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि कभी हम क्या करते हैं, जो डिडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 10, इट डिफिकल्ट टू मेक द करेक्ट डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन। अब करेक्ट कितना डिडक्शन करना, 5% से 10% से 6% पे, वो करेक्ट कौन सा है वो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलता है। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम, क्योंकि अपन जीडीपी में माइनस करते थे, अपना एनडीपी में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी में, नेट नेशनल प्रोडक्ट में, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे, लेकिन उसका कोई स्टैंडर्ड रूल है ही नहीं, तो अपने को वैल्यू सही से मिलेगा ही नहीं, तो मतलब नेशनल इनकम भी सही से एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं होगा। अब उसका अगर प्राइस बढ़ता है या घटता है, उसकी वजह से गेन, मतलब मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट अच्छा होगा, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उसकी क्या होगा, लॉस होगा कैपिटल्स का। तो कैपिटल गेन लॉस विच अक्योर टू property owners by increase or decrease in their market value of their capital assets or change in demand not include, ये क्या आता है, इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में, बिकॉज दिस चेंजेस नॉट रिजल्ट्स फॉर अ करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको कुछ रिजल्ट इफेक्ट नहीं है, इसकी वजह से क्या किया था, ऐड नहीं किया जाता है। इलिटरेसी और इग्नोरेंस, मान लीजिए लोगों का अकाउंट ही नहीं है, ठीक है, अब लोग ट्रांजेक्शन्स करते ही नहीं है तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा। तो अपने इंडिया में ना जो इलिटरेसी थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीन बाय इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब क्या होता है, आपको क्या समझता है, कमेंट करके बताना, ठीक है। इलिटरेसी बाद में मैं रिप्लाई कर दूंगा। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए कि मेरा शॉप है, मैं दिन में, मतलब मेरा किराना का शॉप है, मैं जो भी कमाता हूँ दिन भर में उसका कोई अकाउंट नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। एक पान वाला दुकान 10,000 कमाता है दिन का, लेकिन उसका कोई अकाउंट है ही नहीं। अब जब अकाउंट नहीं है, कमा तो रहा है ना, वो एक ठेले वाला कमा तो रहा है ना, लेकिन उसका अकाउंट नहीं है कुछ भी, तो अब बताओ नेशनल इनकम में वो ऐड होगा, नहीं ऐड होगा। तो वही चीज़ बताया, ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी स्मॉल प्रोड्यूसर डू नॉट कीप देयर अकाउंट्स ऑफ देयर प्रोडक्शन, सो दे कैन नॉट गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी, वॉल्यूम ऑफ कितना वो दिन भर में कमा प्रोड्यूस कर रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं, मतलब उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करेगा, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, अपने इंडिया में ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इन इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, फॉर इंस्टेंट, फॉर एग्जांपल, फार्मर इन इंडिया आर नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर राउंड ईयर, मतलब जो फार्मर है वो पूरा साल भर एक्टिविटीज़ में इंगेज, मतलब साल भर नहीं एम्प्लॉयड रहता है, ठीक है। फार्मर ऑब्वियसली इन ऑफ सीजन्स दे आर एंगेज एंड देमसेल्फ इन द अल्टरनेट ऑक्यूपेशन। अब जब सीजन है तब तक वो इंगेज रहेगा एक्टिविटीज़, तब तक वो एम्प्लॉयड रहेगा, बाकी टाइम क्या करता है, दूसरा काम करता है, मतलब उसका डिफाइन नहीं है ना कौन सा एक्टिविटीज़ कर रहा है। इन सच केसेस वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देयर इनकम, मतलब उसका इनकम कितना है वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है ऑक्यूपेशन के हिसाब से। कभी वो फार्मर है तो उसका ऑक्यूपेशन है, ठीक है, अब वो फार्म जब सीजन खत्म हो गया तो वो दूसरा कुछ काम है, तो ऑक्यूपेशन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, सो दैट बिकम प्रॉब्लम फॉर द मेजरिंग नेशनल इनकम, है ना, समझ रहे हो बात। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, अब इन्वेंट्रीज मतलब होता है रॉ मटेरियल्स, ठीक है, स्टॉक्स का कच्चा माल जो होता है, और इंटरमीडिएट गुड्स, ये सारे जो गुड्स होते हैं वो इन्वेंट्रीज है। अब इनका अगर सही से वैल्यूएशन नहीं किया जाए या आप 2-3 बार वैल्यूएट कर दो तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगी, है ना। रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स इन द स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर आर नोन एज इन्वेंट्रीज, ये सारी इन्वेंट्रीज है। एनी मिस्टेक्स इन मेजरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, अगर कोई भी गलती करता है, ठीक है, थोड़ी भी मिस्टेक हो जाती है इन्वेंट्रीज को वैल्यू मेजर करने में, विल डिसॉर्ट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, मतलब जो वैल्यू है फाइनल गुड्स का वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन का, फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन का जो वैल्यू है वो क्या होता है, डिफर हो जाएगा, ठीक है, वो कम ज़्यादा हो जाएगा। देयरफॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज रिक्वायर्स केयरफुल असेसमेंट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम है, आपने जो फर्स्ट 4 लेक्चर्स पढ़े हैं, वो चारों लेक्चर्स के हिसाब से आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है, हमारे देश के लिए क्यों रिक्वायरमेंट है,
जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक प्लानिंग, अपना नेशनल इनकम के हिसाब से अपन प्लान कर सकते हैं कि कहाँ पे अपने को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट करना है। अपन को इकोनॉमिक्स रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है, और जो भी रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर है कितना नहीं है, इनकम का कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, वो सारी चीज़ों के लिए जो है अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नाउ अगर मैंने कोई पार्ट मिस आउट किया है तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि दूसरे लोग पढ़ सके और मैं भी पढ़ आपसे कुछ सीख सकूं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।